प्रणाम। तो दोस्तों बड़े दिनों बाद मिल रहे हैं, चलिए एक्सपेरिमेंट की शुरुआत करते हैं। ये क्या है? संख्या पद्धति का बोर्ड और क्या है? ये बोर्ड और क्या है? कुछ पढ़ना है, एक्सपेरिमेंट नहीं करना है क्या? तो दोस्तों मैं आप लोगों से ये बताना चाहता हूँ कि एक्सपेरिमेंट भी करेंगे और साथ में पढ़ाई भी। तो दोस्तों अब चलिए अब सीधा इस संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। आखिर ये नंबर सिस्टम की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ये नंबर सिस्टम किस सब्जेक्ट में आता है? ये नंबर सिस्टम इस मैथ में आता है। ये जो मैथ है इस मैथ में आता है। मैथ का हम ये जानते हैं कि इस मैथ के बहुत सारे ब्रांचेज हैं। इस मैथ के बहुत सारे ब्रांचेज हैं, उसी में से एक ब्रांच ये नंबर सिस्टम है। इसी मैथ के बहुत सारे ब्रांच है, इसी ब्रांच में से एक ब्रांच नंबर सिस्टम है। अब भाई नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति आखिर कहते किसे हैं? तो दोस्तों संख्याओं को व्यवस्थित क्रम में व्यक्त करना ही संख्या पद्धति कहलाता है। जैसे कोई संख्या है तो उसे व्यवस्थित क्रम में व्यक्त करना हो तो उसे संख्या पद्धति बोलते हैं। अब भाई इस संख्या पद्धति के दो टाइप्स हैं। अरे दो टाइप्स कैसे? तो दो टाइप्स इसलिए हैं, आप लोग तो सिर्फ वास्तविक संख्या के बारे यानी रियल नंबर के बारे में जानते होंगे, लेकिन एक नंबर और होता है। ये जो संख्या पद्धति है ना, संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम, इसके दो टाइप्स हैं। नंबर एक है वास्तविक संख्या, नंबर दो है काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में रियल नंबर्स बोलते हैं, जो कि काल्पनिक संख्या को इंग्लिश में इमेजिनरी नंबर्स बोलते हैं। इसके बहुत सारे नाम हैं काल्पनिक संख्या के। अब भाई ये जो वास्तविक संख्या है ना, ये आपको क्लास 9th में डिस्कस करने को मिलेगा, क्लास 9th में। और ये जो काल्पनिक संख्या है ये क्लास 11th में पढ़ने को मिलेगा, क्लास 11th या अपर क्लासेस में। तो भाई इसे तो सिर्फ मैं टॉपिक ये मतलब इसके टाइप्स के लिए बता दिया हूँ। अब इसके बाद पूरा चर्चा इस वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर पर रहेगा। तो चलिए अब इस रियल नंबर के बारे में जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों चलिए इस वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तो अगर हम एक की बात करें तो क्या ये जो एक है ये एक वास्तविक संख्या है? जी हाँ, क्यों? क्योंकि वास्तविक संख्या को कहते क्या? उसकी डिफिनेशन पर पहले वो अगर हम उसकी डिफिनेशन पर जाए तो वास्तविक संख्या की डिफिनेशन ये है कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, इन पांचों के समुच्चय को जब मिलाया जाता है तो हमें वास्तविक संख्या पर इनमें से कोई भी रहेगा तो उसे वास्तविक संख्या बोला जाएगा। तो ये जो एक है ये प्राकृतिक संख्या भी है, पूर्णांक भी है, पूर्ण संख्या भी है, परिमेय भी है, पर अपरिमेय नहीं है। तो इन पांचों में से किसी ना किसी में तो आ गया, तो इसलिए ये वास्तविक संख्या हो चुका है। अब चलिए अगर हम पकड़ते हैं 0 को तो ये भी वास्तविक संख्या है क्योंकि ये पूर्ण संख्या है। अगर हम पकड़े -1 को तो ये भी वास्तविक संख्या है। अगर हम पकड़े 0.1 को, अगर हम पकड़े 0.1 को, ये तो ना ही पूर्णांक है, ना ही पूर्ण संख्या है, ना ही ये प्राकृतिक संख्या है। तो भाई अब ये है क्या? ये तो परिमेय संख्या है। तो क्या ये हो सकता है वास्तविक संख्या? जी हाँ, क्योंकि ये जब परिमेय संख्या है तो वास्तविक संख्या की डिफिनेशन के हिसाब से ये वास्तविक संख्या हो सकता है, क्योंकि वो वास्तविक संख्या की डिफिनेशन में परिमेय संख्या दिया गया है। तो क्या पाई भी ये वास्तविक संख्या हो सकता है? जी हाँ, पाई, ये जो पाई है ये पाई वास्तविक संख्या है क्योंकि ये एक अपरिमेय संख्या है। अब ये अपरिमेय संख्या क्या होता है? अपरिमेय संख्या बस आप जान लीजिए कि ये जो पाई है ये एक अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर है। अभी इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे चलकर कुछ मिनटों बाद कुछ लेक्चर में। तो ये जो पाई है ये अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या ये वास्तविक संख्या की डिफिनेशन में अपरिमेय संख्या भी आता है, इसलिए ये भी हो गया। क्या ये x, ये जो x है ये वास्तविक संख्या है? तो भाई इसके लिए एक शर्त रखना पड़ता है, क्योंकि अगर हम x का मान निश्चित ले लें, x का मान निश्चित ले लें तभी यही x, इसके अलावा कोई x नहीं, यही x वो वास्तविक संख्या हो सकती है। क्योंकि अगर हम x बराबर पाई ले लें तो ये वास्तविक संख्या है। सिर्फ इसी x की बात कि नहीं कि उस x की, दूसरे x की, तीसरे x की, सभी x का मान नहीं, सिर्फ इसी x का मान, क्योंकि इस x का मान निश्चित है जो कि पाई है। अगर हम y को अगर दूसरे x को पूछे, वैसे तो ये जो x है अगर निश्चित इसका मान आएगा, अगर हम डायरेक्ट इसका मान कुछ ना ले तो ये x वास्तविक संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि इसका ये ना ही परिमेय होगी, ना ही अपरिमेय होगी, ना ही पूर्णांक, ना ही पूर्ण, ना ही प्राकृतिक। जो ये पांचों में से किसी में भी नहीं आ रहा है तो ये वास्तविक संख्या हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब ये हो गया कि जिसका मान निश्चित हो वो वास्तविक संख्या होगा, और इन पांचों में से किसी ना किसी में आना चाहिए या सब में आना चाहिए। तो भाई ये सब तो हो गई। क्या √2 ये भी वास्तविक संख्या है? जी हाँ, क्यों? क्योंकि ये जो √2 है ये इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या है। ये जो √2 है ये इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या की डिफिनेशन में आता है, इसलिए ये भी वास्तविक संख्या हो गया। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग प्राकृतिक संख्या वास्तविक संख्या के फर्स्ट प्रकार पहले प्रकार की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं इस नेचुरल नंबर के बारे में। तो ये जो नेचुरल नंबर होता है इसकी अब इन नंबरों के बारे में मैं आप लोगों को एक कहानी इस मैथमेटिक्सरों के बारे में सुनाता हूँ। तो भाई हमारी कहानी वो जैसे आप लोग पिकनिक पर जाते हैं, वैसे हमारे जो मैथमेटिक्सर थे वो भी पिकनिक पर जा रहे थे। तो ना वो पिकनिक पर चल रहे थे, वो रास्ते पर जब टहल रहे थे तो मान लीजिए कि वो संख्या रेखा पर टहल रहे थे। तो भाई वो जा रहे थे जब, तो जाते जाते उन्हें मिला सबसे पहले ये 1, ये जो 1 है सबसे पहले उन्हें मिला 1, यही 1 मिला सबसे पहले उन्हें मिला 1। फिर वो थोड़ा आगे चले तो उन्हें मिला 2, फिर वो जो थोड़ा सा आगे चले कुछ इसकी तरह तो उन्हें मिला ये 2, फिर वो जो थोड़ा सा आगे चले तो इसकी तरह उन्हें मिला 3, इसकी तरह उन्हें मिला 3। फिर वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे उन्हें संख्या मिलती जा रही थी ऐसे ऐसे। तो डॉट 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 इनफाइनाइटी तक का, धनात्मक में, पॉजिटिव में इनफाइनाइटी तक का मिला था, यानी अनंत तक का, परिमित तक का मिला था। वो लोग आगे बढ़ते जा रहे थे, एक एक बढ़ता जा रहा था। वो जैसे यहाँ से आगे बढ़ रहे थे ऐसे ऐसे तो उन्हें एक संख्या मिलती जा रही थी कुछ इसकी तरह। जैसे ये आगे बढ़ रहा है वैसे वो भी आगे बढ़ रहे थे और उन्हें संख्या मिल ही नहीं रही थी। तो वो लोग सोचे कि अगर हम इस कहानी को हम अपने पड़ोसी से जाकर बताएं, हम अपने उस गाँव वाले से, हम अपने उस शहर वाले से जाकर बताएं तो ये कहानी तो बड़ी लंबी चौड़ी हो जाएगी। एक लोगों को तो बताना नहीं है। मान लिया अगर मैंने एक लोग को बताया तो
ये कहानी बहुत लंबी हो जाएगी। तो इस कहानी का कुछ ना कुछ तो नाम होना चाहिए कि हमने चलना शुरू किया था, हमने चलना जब शुरू किया तो सबसे पहले हमें मिला 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, 5, 6, 7 ऐसे बढ़ते जैसे जा रहे थे, एक एक बढ़ता जा रहा था। और ये कहाँ पर रुका? कहीं पर नहीं रुका। ये हम लोग जैसे जा रहे थे साला कहीं भी वो नाम ही नहीं ले रहा था। और हम लोगों ने रखा था एक वो बोरिया, मतलब कि झोला। वो जो झोला था उसमें हम लोग ये संख्या भरते जा रहे थे, पर वो झोला भर जा रहा था, बट ये इस संख्या का नाम वो ये संख्या मिलना खत्म होता ही नहीं था। तो इस कहानी का वो लोग नाम रख दिए ये नेचुरल नंबर्स, यानी प्राकृतिक संख्याएं। तो भाई ये हो गई प्राकृतिक संख्या की कहानी। यानी कि संख्या रेखा पर ऐसी संख्याएं जो 1 से शुरू होकर पॉजिटिव में, धनात्मक में अनंत तक जाकर रुकती हैं, उन्हें हम लोग वो प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। संख्या रेखा पर दाहिनी तरफ 0 के। अब चलिए इसकी रिप्रेजेंट की बात अगर करें, ये प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। अगर हम इस प्राकृतिक संख्याओं को ना, जो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय होता है, उसे हम लोग आर से वो यन से रिप्रेजेंट करते हैं। यन से, आर से रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, इसे यन से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये जो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है इसे इस यन से रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि नेचुरल नंबर्स का फर्स्ट लेटर है, इसीलिए। अभी कोई भी 0 से स्टार्ट नहीं करता, सभी लोग 1 से गिनना स्टार्ट करते हैं, इसीलिए इसे नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या बोला जाता है। अब भाई इसी को जब सब लोग इसे गिनती में प्रयोग करने लगे थे, इसलिए इसको काउंटिंग नंबर बोला जाने लगा। इसे गिनने वाली संख्या बोले जाने लगा, काउंटिंग नंबर। तो ये तो हो गई उसकी बात। तो क्या भाई कुछ हम लोग उदाहरण ले लेते हैं। तो भाई क्या एग्जाम्पल, क्या 8, जो ये 8 है, ये एक प्राकृतिक संख्या है? आप बताइए, ये एक प्राकृतिक संख्या है? ये जो 8 है, क्या ये एक प्राकृतिक संख्या है? जी हाँ। क्यों? क्योंकि ये इसके समूह में आता है, क्योंकि ये इसके समूह में आता है। अच्छा, प्राकृतिक संख्या कितने होते हैं? आप ही बताइए कि प्राकृतिक संख्या कितने होते हैं? तो उत्तर मिलेगा अनंत। क्यों? क्योंकि भाई ये तो 1 से, इसे कोई गिना नहीं जा सकता, क्योंकि 1 से शुरू होकर अनंत में ये जाकर रुकता है। अनंत तक मतलब अपरिमित रूप से चलता रहता है, कहीं पर भी ये रुकता नहीं है। इसलिए इसकी कोई संख्या नहीं है कि ये 2000, इसकी संख्या 2000 है, 5000 है, 10,000 है। ये अनंत तक अपरिमित रूप से धनात्मक में चलता रहता है, ऋणात्मक में नहीं। तो क्या -8 है? -8 है, ये एक प्राकृतिक संख्या है। ये जो -8 है, ये एक प्राकृतिक संख्या है? नहीं। क्यों? क्योंकि सभी धनात्मक संख्याएं वो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, सभी प्राकृतिक संख्याएं धनात्मक होती हैं, दोनों तरफ से आप बोल सकते हैं। वैसे ही पता चल गया, क्योंकि ये निगेटिव यानी ऋणात्मक है, इसलिए इसे हटा दिया गया। अब दोस्तों 0, क्या ये शून्य, ये जो शून्य है, क्या ये भी प्राकृतिक संख्या है? नहीं, क्योंकि इसकी शुरुआती तो 1 से होती है, 1 के बाद 0 कहीं आता ही नहीं है। इसकी शुरुआती 1 से हुई है, और जो कि 0 1 से छोटा है, और इसके बाद 0 कहीं नहीं आता है, इसलिए 0 भी नहीं है प्राकृतिक संख्या। तो चलिए अब पूर्ण संख्या यानी होल नंबर के बारे में देखते हैं। तो दोस्तों चलिए अभी हम लोग इस होल नंबर यानी पूर्ण संख्या के बारे में जानते हैं। तो भाई उस कहानी को आप लोग भूल चुके क्या? वो उसी समय उस कहानी का अंत नहीं हुआ है, अभी वो कहानी और चलेगा। तो भाई जो हमारी लॉजिक की टीम थी, यानी मैथमेटिक्स की टीम थी, वो वहीं पर रुकी नहीं, वो अनंत तक वो तो जा रही थी, वो बढ़ते जा रही थी, पर वो रुकी ही नहीं रहा। तो वो लोग घूम कर चले आए, उसी एक पर आकर रुक गए, वो लोग फिर सोचे कि इसका नामकरण कर दिए। वो लोग सोचे कि अच्छा थोड़ा इसके मतलब इसके अभी हम लोग इधर जा रहे हैं, तो ये सब इतना सारा नंबर मिल रहा है धनात्मक में, यानी कि इस दाईं तरफ हम लोग जा रहे हैं, तो पूरा इसका वो धनात्मक में संख्या खत्म ही नहीं हो रहा है। अब जैसे जहाँ यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, तो ये 1 है। अब वो लोग सोचे कि यहाँ से हम लोग थोड़ा इधर चले, हम लोग यहाँ से थोड़ा इधर चले इस बाईं तरफ, तो इसके इधर क्या मिलता है? वो लोग जैसे थोड़ी दूर चले तो उन्हें प्राप्त हुआ 0, शून्य। तो वो लोग सोचे कि हमें तो ये शून्य मिला, इधर चले तो ये घट गया है। अब इसका मतलब क्या? अब इस कहानी को हम लोग वो कैसे वो गाँव वालों को, पड़ोसियों को कैसे बताएंगे? तो इसका भी नामकरण उसी नेचुरल नंबर, उसी प्राकृतिक संख्या की तरह इसका नाम रख दिए होल नंबर यानी पूर्ण संख्या है। तो वैसे ही इसकी कहानी भी जबरदस्त है। इसको भी वो रिप्रेजेंट कर दिए थे छोटे के लिए, इसको रिप्रेजेंट किए थे वो W से। अब W से क्यों रिप्रेजेंट किए थे? क्योंकि भाई इसकी जो वो नाम में फर्स्ट लेटर है W है, इसीलिए इसे W से वो रिप्रेजेंट किए थे। तो वो लोग, इसकी शुरुआती कहाँ से होती है? इसकी शुरुआती होती है सबसे पहले 0, उसके बाद सभी धनात्मक संख्याएं 2, 3, 4 डॉट 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 इन्फाइनाइटी। तो दोस्तों अगर आपको ऐसे इन्फाइनाइटी अनंत अपरिमित दर्शाना हो ये डॉट 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 करके, तो कितनी डॉट लगाएंगे? 8, 10 या 4 से 5 कितनी लगाएंगे? इसके बारे में आपको कुछ मालूम है? मैं भी लगाता था कुछ समय पहले 4 से 5, ऐसे 4 से 5, जैसे 1 2 3 ऐसे डॉट 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 4 5 वो इन्फाइनाइटी कर देता था। तो दोस्तों सिर्फ 3 ही डॉट लगाया जाता है। इस 3 ही डॉट, इन 3 ही पॉइंट का मतलब होता है ऐसी संख्याएं चलती जाएंगी वो आगे अपरिमित रूप से, जो ऐसी संख्याएं हैं ऐसी संख्याएं चलती जाएंगी आगे अपरिमित रूप से। 3 ही सिर्फ डॉट लगना चाहिए। और ये जो लेटा हुआ है ना 8, इसको बोलते हैं अनंत का वो अपरिमित रूप का चिन्ह, इन्फाइनाइटी का चिन्ह। तो ये तो बात हो गई इसकी शुरुआती 0 से होती है, वो धनात्मक संख्याओं में अनंत रूप से चलती है। इसमें ये जो शून्य है ना 0, ये न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज, ये ना ही निगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है, ये ना ही धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है। तो हम ये कर सकते हैं कि 0 यानी शून्य में अगर हम ये नेचुरल नंबर का तो आप लोग साइन जान ही गए हैं। तो ये नेचुरल नंबर में अगर हम 0 को ऐड कर दें तो हमें होल नंबर प्राप्त होगा। जी हाँ, क्योंकि भाई 1 से लेकर ये अपरिमित रूप से इसमें है और सिर्फ इसमें 0 ऐड किया है। तो हम लोग अगर नेचुरल नंबर में यानी प्राकृतिक संख्या में इस शून्य को ऐड कर दें, इस प्राकृतिक संख्या में इस शून्य को अगर हम जोड़ दें तो जो समूह हमें प्राप्त होगा उसे हम लोग बोलेंगे होल नंबर यानी पूर्ण संख्या है। तो क्या एक पूर्ण संख्या है? जी हाँ, एक पूर्ण संख्या है। क्या 0 पूर्ण संख्या है? जी हाँ। अच्छा, हम क्या ये बोल सकते हैं कि सभी
कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं। ये हम बोल सकते हैं। जी हाँ, क्यों और कैसे, अब चलिए उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। ये जो इसका ये शॉर्ट में इस क्वेश्चन को ऐसे लिखा जाता है, जैसे n से रिप्रेजेंट किया जाता है नेचुरल नंबर को, और ये साइन लग जाता है और ये w साथ में। तो भाई अब ये साइन कौन सा है? ये साइन सबसेट का है। ये साइन सबसेट का है। सबसेट यानी उपसमुच्चय, सबसेट यानी कि उपसमुच्चय। अब ये उपसमुच्चय का मतलब क्या है? देखिए, इस उपसमुच्चय के दाहिनी तरफ जो अक्षर रहेगा वो बड़ा रहेगा, वो बाप रहेगा, और इस उपसमुच्चय के जो बाईं तरफ रहेगा वो छोटा रहेगा, वो बेटा रहेगा। इसका मतलब ये रहता है कि इसके जैसे हम लोग पढ़ेंगे ऐसे n सबसेट या n उपसमुच्चय w, मतलब कि प्राकृतिक संख्याएं w के सभी प्राकृतिक संख्याएं w के अंदर आती हैं। अगर हम लोग ये कहें कि प्राकृतिक संख्याएं वो पूर्ण संख्याओं के अंदर आती हैं, तो ऐसे इसे दूसरी तरह लिखेंगे, n बिलोंग्स टू w। इसका मतलब ये हो गया कि ये प्राकृतिक संख्याएं w वो पूर्ण संख्याओं के अंदर आती हैं। अब ये बिलोंग्स, इसका मतलब क्या है? इसे इंग्लिश में बिलोंग्स बोलते हैं। ये बिलोंग्स का साइन है, इसे समुच्चय बोलते हैं। बिलोंग्स या ये एप्सिलॉन इसे समुच्चय बोलते हैं, सेट समुच्चय। ये सेट है, समुच्चय का एक पार्ट है 11th में, उसी में से ये है। इसका मतलब ये रहता है, इस साइन का मतलब कि ये जो इसके पहले जो लिखा रहेगा उसका कोई ना कोई पार्ट इस w में आएगा। ये जो n का, ये प्राकृतिक संख्या का कोई ना कोई पार्ट इस ये पूर्ण संख्या में आएगा। इसका मतलब ये रहता है। और इसका मतलब ये रहता है कि ये प्राकृतिक संख्या का पूरा पार्ट इस w में समाया रहेगा। भले ही इस पूर्ण संख्या का कोई भी पार्ट ये इस संख्या का पूरा पार्ट इस n में यानी प्राकृतिक संख्या में ना हो, लेकिन तो ये प्राकृतिक संख्या का पूरा पार्ट इस पूर्ण संख्या में रहेगा। इसका मतलब ये रहता है। तो क्या ये सही है? आप लोग बताइए, क्या ये जो कहा है हमारा क्वेश्चन कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याओं में होती हैं, क्या ये सही है? हाँ सही है। क्यों? क्योंकि भाई हम तो ये जानते हैं कि ये जो वो प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआती 1 से लेकर अनंत तक होती है धनात्मक में, जो कि ये पूर्ण संख्याओं की शुरुआती 0 से होती है धनात्मक संख्याओं में। तो वैसे ही पता चल गया कि इसमें ये आता है। जी हाँ, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ये नेचुरल नंबर है और ये 0 इसमें ऐड हुआ है, जो कि इसको मिलाकर हो जाता है पूर्ण संख्या। तो ये सही है। जी हाँ, आती हैं। अगर हम बात करें कि सभी पूर्ण संख्याएं, क्वेश्चन को उल्टा कर रहा हूँ कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याओं के अंदर आती हैं, तो इसका उत्तर रहेगा नहीं। क्योंकि भैया ये जो पूर्ण संख्या है ना, इस पूर्ण संख्या में 0 भी रहता है, जो कि इस प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं रहता है। अब भाई सभी का बात कर दिया है, सभी पूर्ण संख्या की बात, तो पूरा पूर्ण संख्या नहीं आया है ना इस प्राकृतिक संख्या में, तो इसीलिए सभी पूर्ण संख्याएं इस प्राकृतिक संख्या के अंदर नहीं आती हैं। हम ऐसे लिख सकते हैं कि w एप्सिलॉन बिलोंग्स या समुच्चय n, ऐसे लिख सकते हैं। बट इस तरह नहीं लिख सकते। बट ये w उपसमुच्चय n इस तरह नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा, ये सही रहेगा। w एप्सिलॉन बिलोंग्स टू n यानी कि सभी ये मतलब कि पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या के अंदर आती हैं। इसका ये मतलब कुछ पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या के अंदर आती हैं, लेकिन पूरे पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या के अंदर नहीं आती हैं। तो दोस्तों चलिए हम बढ़ते हैं पूर्णांक की तरफ। तो दोस्तों चलिए अब इस पूर्णांक यानी इंटीजर्स के बारे में जानते हैं। वो जो कहानी हम लोगों की लॉजिक वाली यानी कि जो मैथमेटिक्स सर की लॉजिक वाली चल रही थी, वो उसे और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों अभी तक तो हमारे मैथमेटिक्स सर की गैंग 0 तक का खोज कर चुकी थी, यानी होल नंबर यानी पूर्ण संख्याएं तक का खोज कर चुकी थी। अब वो उसी समय थोड़ा और आगे बढ़े। जैसे आप लोग एक बार 10 रुपया पाए, उसके बाद 15 वो आप लोग फिर बैठ गए थे, उसके बाद थोड़ी दूर और चले तो उसके बाद 15 रुपया पा गए। आपके मन में लालच बढ़ती है ना, आपके मन में लालच बढ़ती है ना, फिर उसके बाद आप लोग सोचते हैं कि हो सकता है थोड़ा दूर चले, हो सकता है कि इसके बाद 20 रुपया मिल जाए, तो आपको मिल जाता है, या भी नहीं भी मिलता है। तो लोग भाई वो भी तो एक महीना है, वो भी तो एक आदमी ही है ना, उनके मन भी लालच रहेगा। बस फर्क ये है कि आपके मन में पैसों का लालच यानी रुपयों का लालच होता है, और उनके मन में खोजों का लालच होता है, सर्च करने का लालच होता है, कुछ नया जानने की उत्सुकता उनमें होती है। तो वो लोग जब अपनी उस 0 पर खड़े थे, इसी 0 पर खड़े थे, उसके बाद वो इस 0 के जब बाईं तरफ गए तो उन्होंने पाया कि जब थोड़ा आगे बढ़े तो उन्होंने सबसे पहले इस -1 को पाया। सबसे पहले वो लोग -1 को पाया, फिर उसके बाद जब थोड़ा और आगे गए तो -2 को पाया। वो लोग फिर सोच रहे हैं कि भाई हम लोग जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे एक संख्या घटती जा रही है, तो ये -2 मिल रहा है अब। फिर जब वो थोड़ा आगे गए तो -3 को पाए, जब थोड़ा वो और आगे गए तो -3 को पाए। फिर ऐसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे थे उन्हें ऐसे एक संख्या घटती जा रही थी उनकी, और वो फिर आगे बढ़ते जा रहे थे तो वो इनफाइनाइटी वो लोग तब बोले कि ओ माइनस में अपरिमित रूप से मिलता जा रहा था, मतलब कि वो आगे बढ़ते जा रहे थे, वो निगेटिव में वो अपरिमित रूप से उनकी जा रही थी, मतलब कि माइनस एक हमेशा घटती जा रही थी उनकी संख्या। तो वो लोग सोचे कि अगर हम वही पूरी कहानी दोबारा रिपीट होगी, वो लोग सोचे कि अब इसे हम लोग अपने पड़ोसियों से वो शहरों वालों से बताएंगे तो और समय लगेगा, इसे भी हम लोग तो इसका नाम दे दिए थे पूर्णांक यानी इंटीजर्स। तो भाई इस इंटीजर्स का भी एक शॉर्ट नेम दे दिए थे। इंटीजर्स का शॉर्ट नेम पहले तो दिए थे आई। तो दोस्तों इसको रिप्रेजेंट किया गया आई से, इससे दिखाया गया आई से। बट आपके क्लास 9th में ये जो आई है ये क्लास 9th में नहीं है, ये क्लास 11th में है। तो आपके क्लास में क्या है? आपके क्लास में है जेड, आपके क्लास में है जेड।
तो भाई हम तो ये जानते हैं कि इंटीजर्स आई से शुरू होता है, तो इसलिए उसका नाम आई से पड़ा है, उसका नाम शॉर्ट में नाम आई से पड़ा है। लेकिन ये जेड से क्या हुआ है, तो इसकी खोज कर रहे थे, ये जर्मन के वैज्ञानिक इसकी खोज कर रहे थे, वो जर्मन के मैथमेटिक्सर लोग इसकी खोज कर रहे थे। तो जेड से जर्मन का एक भाषा होता है ना, आप लोग जैसे भारत का भाषा हिंदी है, तो जर्मन का भाषा वो जर्मनी का भाषा जर्मन है, जर्मनी के लोग इसकी खोज कर रहे थे। तो जर्मनी देश में जर्मन भाषा, जर्मन भाषा, जर्मन भाषा में एक शब्द है जाहलिन, ZAHLEN, जाहलिन, ZAHLEN, जाहलिन, जिसका हिंदी में अर्थ है गिनना। इसका हिंदी, इस जाहलिन शब्द का अर्थ है हिंदी में गिनना। अब भाई ये जो जाहलिन हुआ था, इसका वो पहला लेटर जेड है, इसलिए ये इंटीजर को जेड से निरूपित किया जाता है, जेड से दिखाया जाता है क्लास 9 में, जेड से इसको वो रिप्रेजेंट किया जाता है। बहुत सारे अर्थ है। तो भाई एक शब्द को आप लोग और ध्यान दीजिए कि ZAHL, ये भी जर्मन का ही शब्द है, ये भी जर्मन का ही शब्द है। इसका अर्थ होता है संख्या। ये जाहल, ZAHL, जाहल शब्द का अर्थ होता है संख्या। ये दोनों एनसीईआरटी में दिए गए हैं। तो दोस्तों अब हम लोग इसे थोड़ा मिटा देते हैं इसके बाद। तो दोस्तों चलिए अब इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं इस इंटीजर्स यानी पूर्णांक के। तो अगर हम लोग इसके उदाहरण की बात करें तो क्या शून्य यानी जीरो इंटीजर्स है? ये जो शून्य है, जीरो, ये इंटीजर्स है। जी हाँ, क्यों? क्योंकि भाई उसकी ये जो संख्या रेखा दिखाई दे रही है ना इंटीजर्स की, उसमें शून्य आता है। क्योंकि भाई धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य को मिलाकर ये इंटीजर्स यानी पूर्णांक मिलता है, इसलिए, और शून्य जो कि इसमें है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि -1.0 ये धनात्मक संख्या वो पूर्णांक है? कह सकता हूँ या नहीं? जी हाँ, कह सकता हूँ। क्यों? क्योंकि भाई ये दशमलव में लिखा गया है, लेकिन तो ये दशमलव वाला है नहीं संख्या, ये दशमलव संख्या है नहीं। इसे हम लोग ऐसे तो भी कर सकते हैं, डायरेक्ट +1 कर सकते हैं ना, जो कि ये आता है, जो कि ये धन 1 +1 आता है ना, ये जो +1 है ये इस पूर्णांक यानी इंटीजर्स में आता है ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि हाँ ये भी सही, ये भी सही है, ये भी सही है। अगर हम लोग 1.1 की बात करें तो क्या ये पूर्णांक है? नहीं। क्यों? क्योंकि भाई डिसिमल नंबर यानी दशमलव संख्याएं पूर्णांकों में नहीं आते हैं, पूर्णांकों के संख्या रेखा पर नहीं आते हैं, इसलिए ये नहीं हो सकता। तो ये हो क्या सकता है? ये परिमेय संख्या होता है। अभी परिमेय संख्या के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये तो हो गया। -1 भी इसी तरह है, जो कि ये हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर हम लोग निगेटिव नंबर यानी ऋणात्मक संख्याओं को इस W यानी होल नंबर में यानी ये पूर्ण संख्याओं में जोड़ दें, निगेटिव नंबर यानी ऋणात्मक संख्याओं को, तो वो मिल जाता है हमारा पूर्णांक, निगेटिव नंबर। और इसी तरह हम लोग ये वो नेचुरल नंबर यानी 0 प्लस नेचुरल नंबर n प्लस ये निगेटिव नंबर यानी ऋणात्मक संख्या। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम प्राकृतिक संख्या में शून्य को और ये ऋणात्मक संख्या को ऐड कर दें तो वो हमें प्राप्त हो, जो संख्याओं का समुच्चय, जो संख्याओं का समूह हमें प्राप्त होगा वो रहेगा पूर्ण संख्या। मतलब कि ये जो प्राकृतिक संख्या है ना, अगर हम इसमें ये 0 ऐड कर दें और ये ऋणात्मक संख्या ऐड कर दें, इन तीनों को मिलाने के बाद जो संख्याओं का समूह, जो संख्याओं का समुच्चय हमें प्राप्त होगा, उसका नाम रहेगा ये पूर्णांक। अब दोस्तों ये भी हम लोग कह सकते हैं कि ये जो पूर्ण संख्या है ना, इस पूर्ण संख्या में अगर हम ऋणात्मक संख्याएं, ये जो ऋणात्मक संख्याएं हैं, अगर हम ऐड कर दें यानी जोड़ दें, तो इनसे जो हमें संख्याओं का समूह मिलेगा, संख्याओं का समुच्चय मिलेगा, उसे हम लोग पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय बोलेंगे, उसे हम पूर्णांक संख्याओं का समूह बोलेंगे। इससे तो हो गया। अब चलिए इससे बनने वाली 2-4 क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा दोस्तों आप लोग ये बताइए कि नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स किसे कहते हैं? इसका मतलब ये है कि गैर धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं, गैर सकारात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं? आप लोग क्या बताएंगे? बताइए इसका उत्तर क्या रहेगा? आप लोग यही बताएंगे कि ऐसे पूर्णांक जो धन ना हो। हाँ, ये उत्तर सही है, बट ये संख्या में बताइए तो आप लोग जल्दी से बताएंगे -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे माइनस में इन्फिनिटी तक का। ये सरासर गलत है, ये पूरा का पूरा ये गलत है। क्यों? क्योंकि आप लोग सबसे पहले ये बताइए कि ये जो शून्य यानी 0 है, ये शून्य, ये जो शून्य 0 है, ये क्या आप लोगों के हिसाब से ये तो ये भी धनात्मक हो गया, क्योंकि आप पूर्णांक में शून्य आता है, आप लोग ये जानते हैं, और आप लोग इसे नहीं ले रहे हैं, तो आपके हिसाब से तो ये धनात्मक हुआ ना, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा था धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं, जो कि हम लोग ये जानते हैं कि शून्य पर कोई चार्ज नहीं होता, ये ना ही धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है, ये ना ही पॉजिटिव होता है ना ही निगेटिव होता है। तो इसे भी ऐसे क्वेश्चन में लेना पड़ेगा। अगर पूछ लिया कि नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स किसे कहते हैं, गैर धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं, तो उत्तर रहेगा 0, 0, -1, -2, -3 ऐसे ऐसे डॉट 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 इन्फिनिटी तक का, माइनस में इन्फिनिटी तक। इसमें तो 0 को लेना पड़ेगा, लेकिन अगर पूछ लिया कि नॉन निगेटिव इंटीजर्स किसे कहते हैं, मतलब कि गैर ऋणात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं, अब आपका उत्तर इसमें क्या होगा? तो आप लोग तो मैंने आप लोगों को समझा दिया, तो आप लोग डायरेक्ट बोलोगे कि 0 +1 +2 +3। अब आप लोगों का दिमाग काम करने लगेगा।
तो दोस्तों आप लोगों का भी सही है, वो आप लोग अब थोड़ा पकड़ रहे हैं। तो 0, +1 +2 +3 डॉट 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 प्लस में इन्फिनिटी। अच्छा, ये भी तो कहीं देखा देखा सा लग रहा है। कहाँ देखे हैं? पूर्ण संख्याओं में। इसकी जितनी प्रॉपर्टी है, इस नॉन निगेटिव की जितनी प्रॉपर्टी है, ये जो गैर ऋणात्मक पूर्णांक है, इसकी जितनी प्रॉपर्टी है, उतनी ही प्रॉपर्टी पूर्ण संख्याओं में है, उतनी ही प्रॉपर्टी होल नंबर में भी है। तो क्या हम ये पूछने पर बोल सकते हैं कि गैर ऋणात्मक संख्या किन्हें कहते हैं? पूर्ण संख्या को कहते हैं। गैर ऋणात्मक संख्याएं पूर्ण संख्या को कहते हैं। तो दोस्तों यही दोनों क्वेश्चन बहुत ही ये मतलब बहुत ही ईजी है, लेकिन तो जितना ईजी है बताने में उतना ही ये टफ लगता है। लोग इन दोनों क्वेश्चन में बहुत ही ज़्यादा बचते हैं। तो मैं मैं सोचता हूँ कि आप लोग अब से गलती नहीं करेंगे। तो दोस्तों अब ये संख्या पद्धति का आज का क्लास यहीं पर खत्म हुआ। अब ये पार्ट 1 था जहाँ तक हम लोग पढ़े। इस संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम को हम लोग 3 से 4 से 5 पार्ट में बांटेंगे, जो कि 2 से 3 पार्ट रहेगा इसकी सारी प्रॉपर्टी, यानी इसकी नोट्स के बारे में, इसमें क्या क्या बताया जाता है, और 2 से 3 लेक्चर ये पार्ट रहेगा इसका एक्सरसाइज, क्वेश्चंस लगवाए जाएंगे, उदाहरण की बात किया जाएगा, एमसीक्यूज की बात की जाएगी, ईटीसी ऐसे क्वेश्चनों की बात। तो दोस्तों अब चलिए यहीं तक रुकते हैं अब, क्योंकि टाइम तो बहुत हो चुका है। चलिए बाय बाय, टेक केयर।